आ जाइए बाबा नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर हम करने वाले हैं असेसमेंट। सर क्या ग्रेडेड चैप्टर है, मेरे को लगता है ये बी प्लस है। बी प्लस क्यों है सर? 4 से 6 मार्क पूछ लेते हैं, ध्यान रखिएगा। बी प्लस चैप्टर है, आपको 100% करके जाना है। चलिए शुरू करते हैं असेसमेंट। पहला बात तो सर, ये असेसमेंट का मतलब क्या होता है? असेसमेंट मतलब होता है डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। असेसमेंट का मतलब क्या होता है? असेसमेंट का मतलब होता है डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ठीक है सर। अब सुनिए सर, एक क्विक लिंकिंग दीजिए बेटा, लिंकिंग सुन लीजिए, यहां तक आपका काम खत्म होता है। सुनिए, आपका काम रिटर्न फाइल किया तब तक खत्म हो गया। अब काम आता है किसका? डिपार्टमेंट का। डिपार्टमेंट स्टार्ट करता है अपना असेसमेंट। तो सर अब डिपार्टमेंट के तरफ से काम चालू होता है असेसमेंट्स का। लेकिन असेसमेंट जब आप पढ़ोगे, असेसमेंट में आता है सेक्शन नंबर 59 जो बोलता है सेल्फ असेसमेंट के बारे में, कि आप अपना असेसमेंट ऑफ टैक्स खुद करते हो, टैक्स पे करते हो और रिटर्न फाइल करते हो। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 60 प्रोविजनल असेसमेंट के बारे में बात करता है, 61 स्क्रूटिनी के बारे में बात करता है, 62 बेस्ट जजमेंट के बारे में बात करता है, 63 बेस्ट जजमेंट के बारे में बात करता है एंड 64 समरी असेसमेंट के बारे में बात करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाबा? एक क्वेश्चन तो छोटा मोटा 2 मार्क से लेके 6 मार्क के बीच में आएगा ही आएगा। ठीक है सर, डन। सर पहला बात तो असेसमेंट का मतलब क्या होता है? असेसमेंट का मतलब होता है डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। उसके बाद बोला गया है 59 सेल्फ असेसमेंट। सर सेल्फ असेसमेंट क्या होता है? मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूं, मैं अपना लायबिलिटी खुद असेस करूंगा, टैक्स का पेमेंट करूंगा और रिटर्न फाइल करूंगा। रजिस्टर्ड पर्सन सेल्फ असेस द टैक्स पेएबल, फर्निश द रिटर्न अंडर सेक्शन नंबर 39। उसके बाद आता है प्रोविजनल असेसमेंट। सर प्रोविजनल असेसमेंट क्या होता है? पहला पहला क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं, क्या प्रोविजनल असेसमेंट प्रॉपर ऑफिसर खुद कर सकता है? नहीं बाबा, प्रोविजनल असेसमेंट के लिए आप ही अप्लाई करोगे तो ही प्रोविजनल असेसमेंट होगा, प्रॉपर ऑफिसर नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने लिखा सुओ मोटो प्रोविजनल असेसमेंट प्रॉपर ऑफिसर नहीं कर सकता। प्रोविजनल असेसमेंट क्या होता है? सुनिए, आप जब जीएसटी लायबिलिटी निकालते हो, जीएसटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सप्लाई इनटू रेट ऑफ टैक्स। या तो आप वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो या आप रेट डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो। कहीं भी कंफ्यूजन है तो चला जा बेटा, चले जाओ प्रोविजनल असेसमेंट के लिए, ऑफिसर को बोलो सर मैं टैक्सेबल पर्सन हूं। कौन? प्रोविजनल असेसमेंट टैक्सेबल पर्सन अनेबल टू डिटरमाइन वैल्यू ऑफ सप्लाई और रेट ऑफ टैक्स। आप या तो वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो या रेट डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो। अगर वैल्यू या रेट डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो तो बेटा जीएसटी लायबिलिटी डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो, तो आपने ऑफिसर को बोला सर मैं वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पा रहा हूं, सर मैं रेट डिटरमाइन नहीं कर पा रहा हूं। तो सर कहीं भी अगर कंफ्यूजन है तो जाइए एडवांस रूलिंग जाइए और ऑफिसर को बोलिए प्रोविजनल असेसमेंट करवा लीजिए। सुनिए, एक पॉइंट में लिंकिंग कर रहा हूं, अगर आप प्रोविजनल असेसमेंट के लिए गए तो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी आपके केस को रिजेक्ट कर देगी क्योंकि आपका केस ऑलरेडी पेंडिंग हो जाएगा। याद रखिएगा, प्रोविजनल असेसमेंट भी आप करा सकते हो, या यहां पे मैंने आपको बोला था अगर आपको टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई या क्लासिफिकेशन रिलेटेड इश्यू है तो आप एडवांस रूलिंग के पास भी जा सकते हो। लेकिन दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब या तो आप एडवांस रूलिंग में जाइए या प्रोविजनल असेसमेंट में जाइए। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, अगर आप प्रोविजनल असेसमेंट में आए, क्यों आते हो आप? जब आप वैल्यू या रेट डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो। एग्जाम क्वेश्चन कि आप प्रोविजनल असेसमेंट के लिए कब अप्लाई करते हो? एक पर्सन अप्लाई करता है तब जब वो वैल्यू या रेट डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है। ठीक है सर, तो पहले आप रिक्वेस्ट कीजिए इन एएसएमटी 01 फॉर प्रोविजनल पेमेंट ऑफ टैक्स। प्रॉपर ऑफिसर एक प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर देगा इन एएसएमटी 04 विद इन 90 डेज आपको एक ऑर्डर दे देगा, अलाउ कर देगा पेमेंट ऑन प्रोविजनल बेसिस और बोलेगा कि सर ये रेट में या ये वैल्यू में आप पेमेंट कर दीजिए। ठीक है सर, आपको बोला गया, समझ लीजिए कि सर जीएसटी लायबिलिटी आपको पे करना है, 1 लाख का वैल्यू है, 18% लगाते हुए आप पे कर दीजिए। कंफ्यूजन था आपको कि 1 लाख पे 12% पे करूं या 18% पे करूं। ऑफिसर ने समझ लीजिए आपको बोल दिया कि आप 12% पे कर दो, 1,20,000 रुपए आपको पे करने बोल दिया। लेकिन ऑफिसर ने बोला जब मैं फाइनल असेसमेंट करूंगा ना, हो सकता है कि 18% आ जाए, क्योंकि अभी तो मैं प्रोविजनली बोल रहा हूं कि आप 12% के हिसाब से पे कर दीजिए। फाइनलाइज करेंगे, आपसे डॉक्यूमेंट लेंगे, डिटेल कलेक्ट करेंगे, उसके बाद फाइनलाइज करेंगे, तो फाइनलाइजेशन पे हो सकता है 1.8 लाख आ जाए। तो जो ये डिफरेंशियल 60,000 रुपीज है ना, इसके लिए अभी आपसे एक बॉन्ड ले लेगा। यही बोला गया यहां पे कि पहले आपको प्रोविजनली पे करने बोलेगा और बोलेगा ऑन एग्जीक्यूशन प्रोविजनल पेमेंट तभी लूंगा ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड अलॉन्ग विथ सिक्योरिटी इन द बैंक फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी। आपको बॉन्ड प्लस बैंक गारंटी देना पड़ेगा। बॉन्ड दोगे 60,000 रुपए का, जो मैंने अभी आपको दिखाया उसके हिसाब से, एंड बैंक गारंटी जो है इसका
25% दोगे। 25% कितना हो गया सर? 15,000 रुपीज का आपको बैंक गारंटी देना पड़ेगा। ठीक है सर, सिक्योरिटी अप टू 25% ऑफ द अमाउंट ऑफ द बॉन्ड। अब सुनिए, अब क्या बोल रहे हैं, फाइनल असेसमेंट हो जाएगा। यहां पे आपका प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर आ गया। एक बार प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर आ गया आपके पास, उसके 6 मंथ्स के अंदर इन लोग फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आपको दे देंगे। यही बोला गया है, फाइनल असेसमेंट कर देंगे विद इन 6 मंथ्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट का ऑर्डर। अगर 6 महीने में नहीं कर पाए तो फर्दर 6 महीने का एक्सटेंशन एसी और जेसी दे सकता है। ठीक है सर, उसके बाद बोला है फर्दर एक्सटेंशन बाय एसी और जेसी 6 मंथ्स। अगर एसी और जेसी एडिशनल कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर 6 महीने का एक्सटेंशन देता है, उसमें भी नहीं हो पाया फाइनलाइजेशन, तो सर कमिश्नर फर्दर 4 साल का टाइम पीरियड दे सकता है, 4 इयर्स का टाइम पीरियड दे सकता है कमिश्नर। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए सर, अगर फाइनलाइजेशन के टाइम पे समझ लीजिए 6 लाख देना है, प्रोविजनली मैंने दिया था, ओके, मैं अपना एग्जांपल कंटिन्यू करता हूं। फाइनलाइजेशन पे बोला कि 1,80,000 देना है, आपने सिर्फ 1,20,000 दिया है प्रोविजनल असेसमेंट में, तो रिमेनिंग 60,000 दे दीजिए अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18%। जहां से ड्यू था, जहां जो ड्यू डेट था उससे लेके जब तक पे करोगे तब तक का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पे टैक्स फाइनल असेसमेंट ग्रेटर देन प्रोविजनल असेसमेंट, यस सर, तो पे कर दीजिए 60,000 रुपए जो भी थे, along with interest at the rate of 18% from the day after the due date till the date of payment। ड्यू डेट से लेके पेमेंट डेट तक आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है सर, और एक बार आपने ये पेमेंट कर दिया डिफरेंशियल का, अब ऑफिसर के पास जाइए, बोले सर मेरा जो बॉन्ड था, बैंक गारंटी था, वो रिटर्न कर दो। तो यहाँ पे फाइल एन एप्लीकेशन फॉर रिलीज ऑफ सिक्योरिटी। प्रॉपर ऑफिसर चेक करेगा कि आपने सारे पेमेंट वगैरह कर दिए हैं। एक बार पेमेंट वगैरह कंफर्म हो गया कि आपने पेमेंट वगैरह कर दिया, फाइनल जो डिफरेंशियल जो पेमेंट था वो आपने कर दिया है, तो प्रॉपर ऑफिसर सिक्योरिटी रिलीज कर देगा आफ्टर इंश्योरिंग पेमेंट एंड ही विल इश्यू एन ऑर्डर इन ASMT 09 विद इन 7 डेज ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। एक ही बेनिफिट है प्रोविजनल असेसमेंट का, क्योंकि आपने कम पे किया है फिर भी आप पे कोई पेनल्टी नहीं लगाया जाएगा। ठीक है सर। सर समझ लीजिए, मैंने प्रोविजनल असेसमेंट के टाइम पे किया 1,20,000, फाइनल असेसमेंट में आया कि सर मेरे को सिर्फ पे करना था सिर्फ 60,000 रुपए। तो आपको अगर प्रोविजनल असेसमेंट में आपने ज्यादा पे कर दिया, फाइनल असेसमेंट में आपका कम आया है, तो आपने अगर ज्यादा पे किया है तो आपको रिफंड मिलेगा, जो रिफंड है वो आपको दे दिया जाएगा। तो यही बोला गया है, अगर फाइनल असेसमेंट इज ग्रेटर देन प्रोविजनल असेसमेंट, नो सर, नो, मेरे को रिफंड मिलना चाहिए, रिफंड ले लीजिए अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%। रिफंड एप्लीकेशन डालिएगा, रिफंड एप्लीकेशन डालने के बाद आपको वो दे देंगे। कितने दिन में रिफंड दे दिया जाता है? 60 डेज में आपको रिफंड दे दिया जाता है। अगर 60 डेज में नहीं दिया तो इंटरेस्ट देंगे एट द रेट ऑफ 6%। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला सेल्फ असेसमेंट। मैं अपना असेसमेंट खुद करूंगा, टैक्स का पे करूंगा, रिटर्न फाइल करूंगा, ये है सेल्फ असेसमेंट। सेक्शन नंबर 60 क्या बोलता है? प्रोविजनल असेसमेंट। अगर वैल्यू और रेट डिटरमाइन नहीं कर पा रहा हूं, कोई भी चीज डिटरमाइन नहीं कर पा रहा हूं, तो प्रॉपर ऑफिसर के पास जाऊंगा, ऑफिसर प्रोविजनल असेसमेंट कर देगा। एक बार ऑफिसर ने प्रोविजनल असेसमेंट करके ऑर्डर दे दिया, मैं प्रोविजनल असेसमेंट अमाउंट पे कर दूंगा, मतलब प्रोविजनली असेस जो अमाउंट है वो पे कर दूंगा। ऑफिसर बताएगा, मैं पे करूंगा। पे करने के बाद ऑफिसर जो भी अमाउंट का बॉन्ड बोलेगा वो बॉन्ड दे दूंगा मैं, अलॉन्ग विद बैंक गारंटी। बैंक गारंटी 25% ऑफ द बॉन्ड अमाउंट होगा। ठीक है, उसके बाद एक बार आपको अगर प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर आ गया, 6 महीने में फाइनल असेसमेंट कर दिया जाएगा। 6 महीने में नहीं हुआ तो एसी जैसी फर्दर 6 मंथ का टाइम पीरियड एक्सटेंड कर सकता है। अगर 6 महीने में भी नहीं हुआ, फर्दर 4 साल का एक्सटेंशन हो सकता है बाय द कमिश्नर। ठीक है सर, एक बार प्रोविजनल असेसमेंट हो गया, प्रोविजनल असेसमेंट अगर ग्रेटर देन फाइनल असेसमेंट है तो रिफंड मिलेगा। अगर फाइनल असेसमेंट ग्रेटर देन, सॉरी, एक बार फाइनल असेसमेंट हो गया, फाइनल असेसमेंट इज ग्रेटर देन प्रोविजनल असेसमेंट, तो आपको दिया जाएगा, आपको देना पड़ेगा टैक्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18%। अगर फाइनल असेसमेंट इज लेस देन प्रोविजनल असेसमेंट, फाइनल असेसमेंट इज लेस देन प्रोविजनल असेसमेंट, डिफरेंशियल आपको रिफंड कर दिया जाएगा। बेसिकली आपको अप्लाई करना है, अप्लाई करने के 60 दिन में अगर रिफंड दे दिया तो कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे, 60 दिन के बाद आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा एट द रेट ऑफ 6%। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब आ जाइए, जो थर्ड प्रोविजन है, यहां पे थर्ड बात कर रहा है सिक्योर स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न के बारे में। सेक्शन नंबर 61, सेक्शन नंबर 61 में आ जाइए। सेक्शन नंबर 61 क्या बोलता है? अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो, आपने रिटर्न लगा दिया, रजिस्टर्ड पर्सन, रिटर्न फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, आपने अपना रिटर्न लगा दिया है, ऑफिसर क्या कर रहा है? आपके रिटर्न को चेक कर रहा है। याद रखिएगा, रिटर्न को चेक करना, स्क्रूटिनाइज करना मैंडेटरी नहीं है, प्रॉपर ऑफिसर में स्क्रूटिनाइज। एग्जाम में बोल सकते हैं कि सर क्या स्क्रूटिनी करना मैंडेटरी है? नहीं बाबा, प्रॉपर ऑफिसर में स्क्रूटिनाइज योर रिटर्न। और जब प्रॉपर ऑफिसर स्क्रूटिनी कर रहा है आपके रिटर्न का, अगर उसको कोई डाउट हुआ
तो वो आपको एक नोटिस देगा इन ASMT 10, आपको 30 दिन का टाइम लिमिट दिया जाएगा, बोलेगा जो भी डिफरेंशियल बताया पे कर और क्लोज कर। आप एक्सेप्ट कर लिए डिफरेंशियल, जो भी डिस्क्रिपेंसी था, आपने टैक्स, इंटरेस्ट या एनी अदर अमाउंट जो आपने प्रॉपर ऑफिसर ने बताया आप पे किए यूजिंग फॉर्म GST DRC 03, पेमेंट किया, ऑफिसर को इन्फॉर्म कर दिया, ठीक है, वेरी गुड, चैप्टर क्लोज हो गया। आपने पेमेंट नहीं किया लेकिन आपने एक एक्सप्लेनेशन दिया, आपने बोला कि सर आपको डिस्क्रिपेंसी दिख रहा है, मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं। आपने एक्सप्लेनेशन दिया, आपने एक्सप्लेनेशन दिया ASMT 11 में, ऑफिसर को अच्छा लगा तो ऑफिसर प्रोसीडिंग्स ड्रॉप कर देगा। रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी इन्फॉर्म्ड इन ASMT 12 एंड नो फर्दर एक्शन। लेकिन सर आपने एक्सप्लेनेशन दिया या आपने डिस्क्रिपेंसी एक्सेप्ट करते हुए टैक्स वगैरह का पेमेंट नहीं किया, ऑफिसर को आएगा गुस्सा। देखिए, नॉट सेटिस्फैक्ट्री मतलब आपने जो रिप्लाई किया वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, और आफ्टर एक्सेप्टिंग द डिस्क्रिपेंसी आपने कोई करेक्टिव एक्शन नहीं लिया, तो ऑफिसर को आएगा इधर गुस्सा। अगर ऑफिसर को आया गुस्सा तो ऑफिसर बोलेगा अब बेटा तेरे अगेंस्ट मैं करूंगा ऑडिट, स्पेशल ऑडिट, इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट करूंगा, डिटेल्स वगैरह कलेक्ट करूंगा, वो यूज करते हुए रेस कर दूंगा डिमांड ऑर्डर। देखिए, प्रॉपर ऑफिसर में इनिशिएट एक्शन इंक्लूडिंग ऑडिट, स्पेशल ऑडिट, मैंडेटरी नहीं है, इट इज अप टू द ऑफिसर। अगर उसको एडिशनल डिटेल्स चाहिए, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट करने हैं आपके अगेंस्ट, तो ऑडिट, स्पेशल ऑडिट कराएगा, इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर कराएगा। ये सारे डिटेल्स यूज करते हुए PO टू डिटरमाइन टैक्स एंड अदर ड्यूज अंडर सेक्शन नंबर 73 और 74 बेसिकली डिमांड ऑर्डर आप पे रेज कर देगा। सर एक बार फिर से बोल दीजिए, सेक्शन नंबर 61, सेक्शन नंबर 61 स्क्रूटिनी के बारे में बात करता है। आपने रिटर्न फाइल किया, ऑफिसर आपका रिटर्न को वेरीफाई करेगा, अगर वेरीफाई करते समय कोई भी डिस्क्रिपेंसी आया आपको बताएगा, आप डिस्क्रिपेंसी का टैक्स वगैरह का पेमेंट कर दीजिए। अगर आपने पेमेंट कर दिया तो वेरी गुड, अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आप एक्सप्लेनेशन दीजिए, एक्सप्लेनेशन दिया, अगर उसको समझ में आया तो प्रोसीडिंग ड्रॉप, अगर उसको आपका एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आया या आपने डिस्क्रिपेंसी एक्सेप्ट करते हुए टैक्स वगैरह का पेमेंट नहीं किया तो बेटा ऑफिसर को आ जाएगा गुस्सा, अब वो डिमांड ऑर्डर आप पे रेज करेगा, बेसिकली शोकॉज नोटिस देके डिमांड ऑर्डर रेज करेगा। लेकिन अगर ऑफिसर चाहे तो ऑडिट करवाएगा, स्पेशल ऑडिट भी करवा सकता है, इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर करवाएगा, और इन सब से जो भी डॉक्यूमेंट्स, बुक्स, थिंग्स वगैरह मिलेंगे उनको यूज करते हुए भी आप पे डिमांड ऑर्डर रेज कर सकता है। डिमांड ऑर्डर आ गया, बेटा भाग 3 महीने में पेमेंट कर दे, या तो पे कर दे, अगर पे नहीं किया 3 महीने में अपील में चले जा, अगर अपील में भी नहीं गए, पे भी नहीं किया, तो डिमांड के बाद आएगा रिकवरी, उल्टा लटकाएंगे और पैसा आपसे रिकवर कर लिया जाएगा। तो 3 महीने में बोलते हैं या तो पे कर दो या 3 महीने में अपील में चल जाओ, या एक बार 3 महीने क्रॉस हो गए तो हम स्टार्ट कर देंगे रिकवरी। ठीक है सर, आ जाइए। उसके बाद आता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में अगर आओगे तो 2 टाइप के बेस्ट जजमेंट होते हैं, एक होते हैं बेस्ट जजमेंट ऑफ नॉन फाइलर, एक होता है बेस्ट जजमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। सर ये बेस्ट जजमेंट ऑफ नॉन फाइलर क्या होता है? नॉन फाइलर मतलब आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो फिर भी आप अपना रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो, आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो फिर भी आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो। रजिस्टर्ड पर्सन फेल्स टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन नंबर 39 और 45, आपको एक नोटिस दिया जाएगा अंडर सेक्शन नंबर 46 कि आप 15 दिन में रिटर्न लगा दीजिए। 15 दिन में रिटर्न लगा दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनिए, आपने रिटर्न फाइल नहीं किया था, आपको एक नोटिस आएगा GSTR 3A में, रिटर्न फाइल कर दीजिए। अगर रिटर्न फाइल कर दिया तो वेरी गुड, अब ऑफिसर चाहे तो स्क्रूटिनी कर सकता है। लेकिन अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो ऑफिसर बोल रहा है सर मेरे पास तो रिटर्न डिटेल्स ही नहीं है, तो मैं इसके अगेंस्ट करूंगा बेस्ट जजमेंट। यही बोला गया, PO शैल मैंडेटरी है। अगर आपने रिटर्न 15 दिन में नहीं लगाया, नोटिस दिया आपको GSTR 3A में, आपने नोटिस लेते हुए, आपके पास नोटिस आने के बावजूद भी 15 दिन में अगर पेमेंट नहीं किया, 15 दिन में रिटर्न फाइल नहीं किया, तो ये बोल रहे हैं दे विल गो अहेड एंड डू बेस्ट जजमेंट एंड आपको असेसमेंट ऑर्डर दे देंगे विद इन 5 इयर्स ऑफ द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न इन ASMT 13। सर कितने दिन में देंगे? फॉर एन एग्जांपल, आपका 1920 रिलेटेड ये बेस्ट जजमेंट करना चाहते हैं तो 1920 का ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न हो गया 31 दिसंबर, ठीक है, 2020। यहां से आपको ऐड करना होगा 5 इयर्स, 1 2 3 4 5। तो सर 21 22 23 24 25, तो 31 दिसंबर 25 तक 1 2 3 4 5, यहां तक आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास हो जाना चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू 1920। सर अगर ये ड्यू डेट एक्सटेंडेड हो गया तो एक्सटेंडेड ड्यू डेट से 5 साल देखा जाएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। सर मेरे पास आया असेसमेंट ऑर्डर, बाबा असेसमेंट ऑर्डर आया, भाग बेटा भाग, 30 दिन में अगर रिटर्न फाइल कर दिया तो सर आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर
विड्रॉ हो जाएगा। यही बोला गया है, डीम्ड विड्रॉवल इफ रजिस्टर्ड पर्सन फर्निशेज ए वैलिड रिटर्न विद इन 30 days ऑफ सर्विस ऑफ असेसमेंट ऑर्डर। एक बार असेसमेंट ऑर्डर आया, 30 दिन में जाइए, भागिए और अपना रिटर्न लगा दीजिए। अगर रिटर्न लगा दिया तो असेसमेंट ऑर्डर डीम्ड टू बी विड्रॉन। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। यहां मैंने जब आपने वैलिड रिटर्न लगाया तो आपने टैक्स वगैरह पे कर दिया था। ये बोल रहे हैं टैक्स वगैरह पे करने से सिर्फ नहीं होगा, आपका जो लायबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू लेट फी एंड इंटरेस्ट है वो भी रहेगा, आपको वो भी पे करना पड़ेगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर हो गया है। यहां तक मैंने आपको क्या पढ़ाया, क्विकली रिवाइज करेंगे। असेसमेंट में पहले मैंने आपको पढ़ाया सेक्शन नंबर 59। सर मैं अपना लायबिलिटी खुद असेस करूंगा, पेमेंट करूंगा, रिटर्न फाइल करूंगा। 60 प्रोविजनल असेसमेंट ऑफिसर, अगर आप वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो या रेट ऑफ टैक्स डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो, जाइए ऑफिसर के पास, ऑफिसर करेगा प्रोविजनल असेसमेंट। प्रोविजनल असेसमेंट करने के बाद 6 महीने में फाइनल असेसमेंट करेगा। 6 महीने में नहीं हुआ तो फर्दर 6 महीने का टाइम लिमिट उनको मिलता है। फर्दर 6 महीने में नहीं हुआ तो 4 साल का टाइम लिमिट उनको मिलता है। एक बार फाइनल असेसमेंट हो गया, फाइनल असेसमेंट इज ग्रेटर देन प्रोविजनल असेसमेंट, डिफरेंशियल आपको पे करना है अलोंग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18%। फाइनल असेसमेंट इज लेस देन द प्रोविजनल असेसमेंट, आपको रिफंड मिलेगा अलोंग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%। बट यहां पे कैच ये है, एप्लीकेशन दीजिए, 60 दिनों में अगर रिफंड नहीं आया उसके बाद आपको इंटरेस्ट दिया जाता है फॉर द पीरियड आफ्टर 60 डेज। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। सेक्शन नंबर 61 बोला स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न, आपका रिटर्न को स्क्रूटिनाइज किया जाएगा। डिफरेंशियल कुछ मिला तो आपको बोलेंगे टैक्स वगैरह जो डिफरेंशियल है वो पे करो, डिस्क्रिपेंसी का पेमेंट कर दो। अगर पेमेंट कर दिया तो चैप्टर क्लोज, पेमेंट नहीं किया, एक्सप्लेनेशन दिया, एक्सप्लेनेशन समझ में आया तो वेरी गुड, प्रोसीडिंग ड्रॉप। अगर एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आया ऑफिसर को तो ऑफिसर हो जाएगा गुस्सा और करेगा ऑडिट, स्पेशल ऑडिट, इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर। उनसे जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट करेगा उसको यूज करते हुए आप पे रेज कर देगा डिमांड ऑर्डर। बेटा डिमांड ऑर्डर का 3 महीना में पेमेंट कर दे, या 3 महीने में चले जाए अपील में, या 3 महीने बाद डिपार्टमेंट स्टार्ट करेगा रिकवरी। सेक्शन नंबर 62 आया नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न, अगर आपने रिटर्न वगैरह फाइल नहीं किया है बेटा रिटर्न लगा दे। आपको एक नोटिस आएगा कि रिटर्न लगा दे 15 दिन में, रिटर्न लगा दिया 15 दिन में तो वेरी गुड, नहीं लगाया रिटर्न तो ये करेंगे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करने का टाइम लिमिट होता है 5 इयर्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, जिस साल का बेस्ट जजमेंट हो रहा है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए यहां पे ये जो नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न थे इनके लिए गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर निकाला कि ऑफिसर, गवर्नमेंट के जो सारे ऑफिसर्स थे वो अलग अलग तरीका से बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर रहे थे। तो ऑफिसर्स को एक लाइन पे लाने के लिए गवर्नमेंट ने बोला बेस्ट जजमेंट के लिए हम आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बता रहे हैं कैसे आपको बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करना है। ठीक है, ऑफिसर्स को बोला गया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इन केस ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न, कैसे आप बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करोगे अंडर सेक्शन नंबर 62 गवर्नमेंट ने बताया। गवर्नमेंट ने बोला सिस्टम जनरेटेड एसएमएस पहले भेज देना, जो रिटर्न का ड्यू डेट है ना उससे पहले सबको जगाओ, जागो मोहन प्यारे उठ जाओ, सब जाग जाओ। आपको 3 दिन पहले एक नोट एसएमएस भेजना है सबको कि बेटा रिटर्न का ड्यू डेट आ गया, रिटर्न लगा दे। ठीक है, एक बार रिटर्न का ड्यू डेट चला गया सब रजिस्टर्ड पर्सन को एक एसएमएस भेज दो ताकि सब जाग जाए। ठीक है, एक बार रिटर्न का ड्यू डेट चला गया उसके बाद आपको एक सिस्टम जनरेटेड एसएमएस या ईमेल भेजना है ओनली टू नॉन फाइलर, जो नॉन फाइलर्स है। ठीक है सर, उसके बाद बोल रहे हैं 5 दिन बाद पोस्ट 5 डेज एक नोटिस भेज देना जीएसटीआर 3A में कि बेटा रिटर्न फाइल कर दो 15 दिन में। अगर रिटर्न फाइल कर दिया तो वेरी गुड, अगर उसने अब भी रिटर्न नहीं लगाया तो आप कर दीजिए बेस्ट जजमेंट असेसमेंट इफ रिटर्न इज नॉट फाइल्ड विद इन 15 डेज एंड आप असेसमेंट ऑर्डर ASMT 13 में पास कर सकते हो। उसके बाद बोला है कि सर मैं क्या क्या डिटेल्स यूज करूं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट BJA। सर अगर मैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर रहा हूं मैं क्या क्या डिटेल्स यूज करूं, क्योंकि उस बंदे का तो मेरे पास कोई रिटर्न वगैरह नहीं है। तो ऑफिसर को बोला गया कि आप जब बेस्ट जजमेंट कर रहे हो तो आप यूज कीजिए उस बंदे का GSTR 1, GSTR 2A, मतलब सप्लायर ने जो अपने रिटर्न में दिखाया उसके GSTR 2A में आ रहा है वो डिटेल्स यूज कर लीजिए, ई-वे बिल का डिटेल यूज कर लीजिए, एनी अदर इंफॉर्मेशन जो आपके पास अवेलेबल है उसको यूज करते हुए बेस्ट जजमेंट कर दीजिए। बेस्ट जजमेंट विड्रॉ हो जाएगा अगर आपने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास किया, बंदा डर गया और रिटर्न लगा दिया 30 दिनों के अंदर, तो आपने जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास किया है वो डीम टू बी विड्रॉन हो जाएगा। ठीक है सर, कमिश्नर अगर चाहे तो प्रोविजनल अटैचमेंट भी कर सकता है। बेसिकली जब ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट चल रहा होता है, अगर ऑफिसर को लगता है कि आप भाग जाओगे तो आपका प्रोविजनल अटैचमेंट और बैंक अकाउंट प्रॉपर्टी वगैरह भी वो कर सकता है। एंड कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन भी कर सकता है, क्योंकि अगर आपने रिटर्न वगैरह 6 महीने का फाइल नहीं किया है तो वो चाहे तो आपका रजिस्ट्रेशन
कैंसिल भी कर सकता है। ठीक है सर, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन नंबर 292। सेक्शन नंबर 292 क्या बोलता है, मैंने यहां बस लिख दिया है ताकि आप घर पे पढ़ लो। ठीक है सर, आ जाइए। उसके बाद आता है बेस्ट जजमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। सर मैं हूं अनरजिस्टर्ड पर्सन, मेरा बेस्ट जजमेंट हो सकता है क्या? यस बाबा, अगर आप टैक्सेबल पर्सन हो लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया या आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है तो आपका किया जाएगा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। टैक्सेबल पर्सन हो, फेल टू टेक रजिस्ट्रेशन, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया बेटा, सेक्शन नंबर 22 और 24 में लायबल हो, फिर भी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, तो ये बोल रहे हैं आपने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं लिया या आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था अंडर सेक्शन नंबर 292, मतलब ऑफिसर ने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया था बट यू आर स्टिल लायबल टू पे टैक्स, तो बोल रहे हैं पहले आपको एक ASMT 14 में ये एक नोटिस देंगे और ग्राउंड्स बताएंगे कि क्यों असेसमेंट करना चाहते हैं और आपको दिया जाएगा 15 दिन का टाइम। तो आपको 15 दिन का टाइम लिमिट देंगे टू रिप्लाई। एक बार आपने रिप्लाई कर दिया उसके बाद PO टू प्रोसीड, अगर आपने रिप्लाई किया, रिप्लाई आपका सेटिस्फैक्टरी निकला तो कोई बात नहीं, अगर आपका रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो वो करेंगे बेस्ट जजमेंट assessment. PO to proceed to assess the tax liability of such person to the best of his judgment after giving opportunity of being heard. सेम पॉइंट यहां पे है, 5 साल का टाइम लिमिट दिया जाता है टू पास बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर अंडर सेक्शन नंबर 63। लेकिन यहां एक डिफरेंस है कि सर 63 वाला बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर विड्रॉ नहीं होता, नो विड्रॉवल। बेसिकली पहले आपको शोकॉज नोटिस देते हैं, उसके बाद ये जो ASMT 14 में आपको शोकॉज नोटिस दिया, उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया, उसके बाद असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया है, इसलिए इधर कोई असेसमेंट ऑर्डर का विड्रॉवल नहीं होता। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। मैंने आपको पढ़ाया 59 सेल्फ असेसमेंट, 60 प्रोविजनल असेसमेंट, 61 स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न, 62 बेस्ट जजमेंट ऑफ नॉन फाइलर, रजिस्टर्ड पर्सन होते हुए भी रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है, 63 मैंने आपको बोला आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया, टैक्सेबल पर्सन हो लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, या रजिस्ट्रेशन आपका प्रॉपर ऑफिसर ने कैंसिल कर दिया है बट आपका लायबिलिटी है, तो इस केस में पास किया जाएगा, पहले शोकॉज नोटिस दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा, उसके बाद बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाएगा। ठीक है सर, उसके बाद आ जाइए सेक्शन नंबर 64 में। सेक्शन नंबर 64 एग्जाम में पूछ सकते हैं कि सर समरी असेसमेंट पे एक नोट लिखिए। ठीक है सर, सेक्शन नंबर 64 बोलता है प्रॉपर ऑफिसर में ऑन एविडेंस ऑफ टैक्स लायबिलिटी, प्रॉपर ऑफिसर को डाउट है कि टैक्स लायबिलिटी है, प्लस उसने क्या किया, परमिशन ले लिया एडिशनल कमिश्नर एंड ज्वाइंट कमिश्नर का, तो प्रॉपर ऑफिसर क्या कर सकता है, टैक्स लायबिलिटी असेस कर सकता है ऑफ सच पर्सन। सर ये सच पर्सन क्या होता है? फॉर एन एग्जांपल, ऑफिसर मेरे गोडाउन में आया, मैं हूं एक वेयरहाउस कीपर, पूछा है रमेश ये किसके गुड्स है, मैंने बोला मेरे को नहीं पता, ऑफिसर बोलेगा तेरे को नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं ये मानता हूं कि ये गुड्स तेरा है और इस पे जो भी टैक्स लायबिलिटी है वो पे कर। तो अगर समझ लीजिए ट्रांसपोर्टर ट्रक में गुड्स लेके जा रहा है, ऑफिसर ने पकड़ लिया, उसको बोला किसके गुड्स है, ट्रांसपोर्टर बोला पता नहीं, अगर पता नहीं तो आप ही के गुड्स हैं, आपको आपके ऊपर असेसमेंट कर दिया जाएगा। बेसिकली यही बोला गया यहां पे। देखिए अगर प्रॉपर ऑफिसर को कोई एविडेंस है कि टैक्स लायबिलिटी है, वो क्या करेगा, प्रॉपर परमिशन लेगा एडिशनल कमिश्नर ज्वाइंट कमिश्नर का और असेस कर देगा लायबिलिटी ऑफ सच पर्सन। सच पर्सन मतलब ये ट्रांसपोर्टर, ओनर ऑपरेटर ऑफ वेयरहाउस जिनके पास गुड्स वगैरह हैं, अगर टैक्सेबल पर्सन को या रजिस्टर्ड पर्सन को ढूंढ नहीं पा रहे हैं तो उनके ऊपर असेसमेंट कर देंगे, वेयरहाउस कीपर ट्रांसपोर्टर के ऊपर असेसमेंट करते हुए बोलेंगे बेटा लायबिलिटी पे कर, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू एंड इशू असेसमेंट ऑर्डर इफ ही हैज सफिशिएंट ग्राउंड to believe that any delay in doing so may adversely affect the interest of the revenue। अगर ऑफिसर को लगा कि सर आज असेसमेंट नहीं किया तो ये बेटा गुड्स को गायब कर देगा, आज अगर असेसमेंट नहीं किया ये ट्रक वाला गुड्स को लेके भाग जाएगा, तो इमीडिएटली रेवेन्यू के इंटरेस्ट में गवर्नमेंट ऑफिसर क्या करेगा, सेल्फ ऑफिसर क्या करेगा, समरी असेसमेंट, मतलब फटाफट उस ट्रांसपोर्टर का या वेयरहाउस कीपर का असेसमेंट कर देगा यहां पे। ठीक है सर, क्या ये असेसमेंट ऑर्डर विड्रॉ हो सकता है? समरी असेसमेंट, समझ लीजिए ट्रांसपोर्टर का समरी असेसमेंट कर दिया, ट्रांसपोर्टर भागेगा आपके पास आएगा और बोलेगा सर समरी असेसमेंट हो गया, तो आप जाइए ऑफिसर के पास, ऑफिसर को बोलिए सर मैं ही हूं ओनर, मेरा असेसमेंट कीजिए, हम बैठते हैं, तो उस समय क्या करेंगे, वो समरी असेसमेंट ऑर्डर को विड्रॉ कर देंगे ऑन एप्लीकेशन बाय द टैक्सेबल पर्सन विद इन 30 डेज ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर। मेरे को अगर ऑर्डर आया तो मैं काम कर सकता हूं, मेरा ट्रांसपोर्टर ने मेरे को ऑर्डर ला के दिया, मैं भागूंगा ऑफिसर को बोलूंगा सर प्लीज विड्रॉ कर दीजिए, तो विड्रॉ कर देगा समरी असेसमेंट ऑर्डर को। या ओन मोशन में अगर एडिशनल कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर को लगा कि जो ये ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया फटाफट असेसमेंट करते हुए ऑर्डर पास कर दिया है,
ये ऑर्डर एरोनियस हो गया तो उस केस में भी ऑर्डर को विड्रॉ कर लिया जाएगा। ठीक है सर, यहां मैंने एनी सच पर्सन मतलब किसका किसका असेसमेंट किया जा सकता है ऐसे एग्जांपल के लिए लिखा है। अगर आप एक ट्रांसपोर्टर हो, ओनर ऑपरेटर वेयर हाउस हो, पर्सन इंचार्ज वेयर टैक्सेबल पर्सन कैन नॉट बी ट्रेस, जब टैक्सेबल पर्सन को ट्रेस नहीं किया जा सकता तब समरी असेसमेंट इन ट्रांसपोर्टर, ओनर ऑपरेटर और वेयर हाउस का कर दिया जाता है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। यहां पे एग्जाम का क्वेश्चन होता है ऑर्डर दैट कैन नॉट बी विड्रॉन, ऑर्डर दैट में बी विड्रॉन। एक याद रखिएगा, नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न का जो ऑर्डर होता है वो अगर आपने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ 30 दिन में रिटर्न लगा दिया तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर विड्रॉ हो जाता है। समरी असेसमेंट ऑर्डर दो केसेस में विड्रॉ किया जा सकता है, एक एप्लीकेशन अगर टैक्सेबल पर्सन देता है 30 दिनों में, एक एडिशनल कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर को लगता है जो समरी असेसमेंट ऑर्डर है, जो समरी असेसमेंट ऑर्डर है वो अगर एरोनियस है तो उसको भी विड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। यहां एक और नोटिफिकेशन है कि सर ये जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर्स पास होते हैं, समरी असेसमेंट ऑर्डर्स पास होते हैं, इनका भी समरी, द समरी ऑफ द असेसमेंट ऑर्डर, जो ये बेस्ट जजमेंट ऑफ नॉन फाइलर का ऑर्डर पास हुआ, सर अनरजिस्टर्ड पर्सन का असेसमेंट का ऑर्डर पास हुआ, समरी असेसमेंट का ऑर्डर पास हुआ, इस असेसमेंट ऑर्डर को भी इलेक्ट्रॉनिकली जीएसटी डीआरसी 07 में समरी पोर्टल में ऑनलाइन अपलोड करना चाहिए, ऑफिसर को अपलोड करना चाहिए। बेसिकली ये एक नोटिफिकेशन आया है। ठीक है सर, ये पुराना ही नोटिफिकेशन है। मैं बोल रहा हूं फिर से, बी प्लस ग्रेडेड चैप्टर है, ए ग्रेडेड भी बोल सकते हो, क्योंकि इस चैप्टर से 4 मार्क से 6 मार्क तक पूछ लेते हैं। मेरे को लगता है प्रोविजनल असेसमेंट बहुत जरूरी है। प्रोविजनल असेसमेंट रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन आपके Q&A मटेरियल में है, प्लीज सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद ये भी एक क्वेश्चन होता है, व्हाट आर द रिकोर्सेज अवेलेबल विद द ऑफिसर, कि अगर आप ऑफिसर को आपने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो ऑफिसर क्या कर सकता है? ऑफिसर ऑडिट करवा सकता है, स्पेशल ऑडिट करा सकता है, इंस्पेक्शन सर्च सीजर करा सकता है, उसके बाद डिमांड ऑर्डर पास कर सकता है। बेसिकली जो डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड होता है अंडर सेक्शन नंबर 73 एंड 74, डिमांड ऑर्डर बेसिकली पास कर सकता है। उसके बाद बेस्ट जजमेंट पे एक नोट पूछ सकते हैं, सर बेस्ट जजमेंट अनरजिस्टर्ड पर्सन का, उसके ऊपर एक नोट पूछ सकते हैं, सर समरी असेसमेंट के ऊपर एक नोट पूछ सकते हैं कि समरी असेसमेंट कब कब किया जा सकता है। यहां पे एक एसओपी मैंने बोला था, एसओपी के ऊपर भी एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन मेरे को लगता है प्रोविजनल असेसमेंट बहुत जरूरी है, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। डन बाबा, यहां मेरा चैप्टर ऑफ असेसमेंट क्लोज होता है। अगर मजा आया हो तो क्विकली कमेंट करके जरूर बताइएगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। यहां मैं अपना डिस्कशन ऑफ असेसमेंट चैप्टर क्लोज करता हूं।